सेकेंड था अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज तो कल आपको बता दिए थे, चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन और चार्ज, मास, एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। और क्या बताया था, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। फोर्थ था बेरियन नंबर कंजर्वेशन। एंड फिफ्थ कौन सा बताया था, चार्ज, मास, एनर्जी, लेप्टॉन नंबर, हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम में भी लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने कल बता दिए थे। ये कंजर्वेशन लॉज हैं आपके एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज, जो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के रिएक्शन में यदि वो वीक इंटरेक्शन से होती है, फॉर वीक इंटरेक्शन, फॉर वीक इंटरेक्शन elementary particle reaction, elementary particle reaction, all exact conservation laws, all exact conservation laws should be valid, ठीक है। तो कोई एलिमेंट्री पार्टिकल की रिएक्शन यदि वीक इंटरेक्शन से होती है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ऑल एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज वैलिड होने चाहिए। अब उसके बाद सेकंड था अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज में मैंने कौन कौन से बताए थे, आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉज। बी था आपका IZ और I3 मीन्स थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है। एंड थर्ड था स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉज, और लास्ट था पैरिटी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो फॉर वीक के लिए सारे एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज वैलिड होनी चाहिए, एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन all exact and approximate conservation laws should be valid, ठीक है। तो वीक इंटरेक्शन के लिए तो काफी है कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज वैलिड होनी चाहिए, और एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज ये थे आपके 5, ठीक है। और यदि कोई रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होती है तो उसके लिए एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज ये तो वैलिड होने ही चाहिए, बट ये भी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कल बता दिए थे, वीक इंटरेक्शन रिएक्शन बता दी थी। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पहले तो यही सब कंजर्व होने चाहिए, साथ में ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको एक एक बता दिया, आपको पता है चार्ज क्या होता है, तो आप चार्ज कंजर्वेशन उस रिएक्शन में लगा सकते हैं। मास एनर्जी आपको पता है क्या होता है। लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर आपको समझाए थे कि ऑल लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर 1 होता है, एंटी लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर -1 होता है। सेम बेरियन पार्टिकल्स के लिए बेरियन नंबर 1 होता है, और एंटी बेरियन पार्टिकल्स के लिए बेरियन नंबर -1 होता है। और फिर साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन भी आपको बता दिया। तो इन सब के बारे में तो आप जानते थे। तो आपने कंजर्वेशन लॉज में क्या किया कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या कंजर्व होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंजर्वेशन लॉज में तो वही है कि आइसोस्पिन बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शंस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की सेम होनी चाहिए। ऑल आइसोस्पिन
कंजर्व होनी चाहिए, बट पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आइसोस्पिन क्या होता है, ठीक है। तभी तो आप लिखेंगे कि इसका आइसोस्पिन इतना है, इस एलिमेंट्री पार्टिकल का इतना है, और बिफोर आफ्टर रिएक्शन जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे उनका आइसोस्पिन कितना है। तो उसके लिए पहले आपको इस आइसोस्पिन टर्म को समझना पड़ेगा, यहाँ पर I3 को समझना है, उसके बाद स्ट्रेंथनेस और पैरिटी, ठीक है। तो पहले ये वर्ड्स क्या है, आइसोस्पिन क्या है, I3 क्या है, स्ट्रेंथनेस क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, पहले इनको समझेंगे। सभी पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन निकालेंगे, फिर सभी पार्टिकल के लिए I3 निकालेंगे, फिर उसके बाद सभी पार्टिकल्स के लिए स्ट्रेंथनेस और पैरिटी देखेंगे, उसके बाद ही हम कंजर्वेशन लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो मैं सभी पार्टिकल्स का आइसोस्पिन बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन पार्टिकल्स बता दिया है, हेड्रॉन पार्टिकल बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हेड्रॉन को डिवाइड किया था बेरियंस एंड मेसॉन में, सही है ना, हेड्रॉन्स को डिवाइड किया था मेसॉन एंड बेरियन में। तो लेप्टॉन पार्टिकल्स को डिटेल में बता दिया है कि कितने लेप्टॉन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली एंड टाउन फैमिली, ठीक है। उसके बाद में मैंने बेरियन पार्टिकल्स हेड्रॉन को भी बता दिया था कि मेसॉन प्लस बेरियन क्या होता है, हेड्रॉन, जहां पर मेसॉन क्या होते हैं आपके बोसॉन और ये होते हैं आपके फर्मियन, ठीक है, ये आपको बता दिया था। इसमें से मैंने इनको डिवाइड किया था किसमें, बेरियन को दो पार्ट में किया था, हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियन, हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियन। तो इनको भी मैंने कल डिटेल में बता दिया था कि बेरियन नंबर हाइपरॉन्स के लिए और न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल्स के लिए 1 होता है, एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 होता है। तो बेरियन को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हाइपरॉन और न्यूक्लियॉन सब बता दिए थे। हाइपरॉन्स होते हैं 4, लैम्डा, सिग्मा, जाई एंड ओमेगा माइनस, ठीक है। तो ये आपको बता दिए थे। न्यूक्लियॉन्स आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो बस रह कौन सा गया है, मेसॉन पार्टिकल्स रह गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेसॉन पार्टिकल्स। बाकी सभी बता चुके हैं, लेप्टॉन बता दिया, हेड्रॉन बता दिया, बेरियन बता दिया, हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, बस अभी रह गए हैं मेसॉन पार्टिकल, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार आपको मेसॉन पार्टिकल्स और बता देते हैं, उसके बाद सबके लिए आइसोस्पिन, फिर सबके लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, फिर सबके लिए स्ट्रेंथनेस, क्योंकि अब मैंने ये चीज बता दी तो इन पार्टिकल्स के बारे में बता दूंगी, फिर ये रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबके लिए आइसोस्पिन और स्ट्रेंथनेस बताएंगे, ठीक है। मेसॉन पार्टिकल्स, ठीक है। मेसॉन पार्टिकल्स क्या है, हेड्रॉन्स को डिवाइड किया है मेसॉन एंड बेरियंस में, ठीक है। ये है आपके फर्मियन और ये है बोसॉन, ठीक है। तो आप मेसॉन पार्टिकल की डेफिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं ना कि दोज हेड्रॉन पार्टिकल्स whose obeys the Bose-Einstein statistics, ठीक है। या आप बोल सकते हैं those hadron particles whose are boson, तो वो क्या हो जाएंगे, मेसॉन, और those hadron particles whose are बेरियन और obeys the Fermi-Dirac statistics are called बेरियन। तो बेरियन की डेफिनेशन में ये लिखा था, तो फर्मियन की, मेसॉन की में ये लिख सकते हैं, those hadron particles whose spin is in integer form तो स्पिन इंटीजर फॉर्म मतलब 0 1 2 3, तो जिनका स्पिन 0 1 2 3 इंटीजर फॉर्म में होता है वो क्या होते हैं, बोस पार्टिकल्स एंड ओबेज द बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। इंटीजर फॉर्म और बोसोन पार्टिकल्स,
और बोसॉन पार्टिकल्स एंड obeys Bose-Einstein statistics are called Meson particles. Are called Meson particles. ठीक है। अब मेसॉन पार्टिकल्स को कितने में डिवाइड किया था? मेसॉन, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेसॉन पार्टिकल्स। जो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एक टेबल बनाई थी ना पार्टिकल्स की, बस वो दिमाग में रख लो, सारे थ्योरी अपने आप लिख दोगे आप। ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ मेसॉन पार्टिकल्स कौन कौन से थे? पाई वाला था, के, पाई मेसॉन, के मेसॉन और ईटा मेसॉन। ईटा मेसॉन, पाई मेसॉन एंड थर्ड था आपका के मेसॉन। ठीक है। तो आपको मैंने वहीं लिखा था कि ईटा मेसॉन कैसा है? सिंगलेट पार्टिकल है। पाई मेसॉन कैसा है? ट्रिपलेट पार्टिकल है। और के मेसॉन आपका डबलेट पार्टिकल है। मतलब सिंगलेट का मतलब है कि ये एक ही पार्टिकल है, ये इसका ओन, मतलब इसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो खुद ही है ये। ठीक है। और पाई मेसॉन में पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो, इसलिए इसको बोल रहे हैं ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है। और ये यहाँ पर सिर्फ एक ईटा ही होता है, इसलिए इसको सिंगलेट। डबलेट मतलब के प्लस होता है एक एंड के जीरो। ठीक है। तो इसको यहीं पे मैं ऐसा लिख देती हूँ। तो ये हो गए आपके पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं मेसॉन पार्टिकल्स। ठीक है। अब एंटी पार्टिकल्स क्या होंगे? एंटी मेसॉन पार्टिकल्स। एंटी मेसॉन पार्टिकल्स देखो, यहां पर के प्लस का तो होता है के माइनस एंड के जीरो का होता है के जीरो बार। ठीक है। के प्लस का के माइनस एंड के जीरो का के जीरो बार। यहां पर पाई प्लस का एंटी पार्टिकल होता है पाई माइनस, पाई प्लस का एंटी पार्टिकल होता है पाई माइनस, और पाई जीरो का कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता। ठीक है। और ईटा जीरो का ईटा जीरो बार होता है। ठीक है। तो पाई प्लस का एंटी पार्टिकल है पाई माइनस, और पाई जीरो का कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता। ईटा जीरो का ईटो जीरो बार, के प्लस का के माइनस, के जीरो का के जीरो बार। ठीक है। तो टोटल कितने मेसॉन पार्टिकल है? 1 2 3 4 5 6 मेसॉन पार्टिकल। ठीक है। जो इसमें सबसे लाइटेस्ट पायोन मेसॉन होता है ना, लाइटेस्ट मेसॉन पार्टिकल आर पायोन्स और पाई मेसॉन। मतलब मास देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मास जो होता है वो पायोन्स का होता है। थोड़ा सा इन तीनों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके यही है, पायोन्स। ठीक है। तो जैसे पाई मेसॉन्स होते हैं ना, इनको पायोन्स भी बोला जाता है। ठीक है। और जो के मेसॉन होते हैं उनको कायोन्स, और इसको तो ईटा मेसॉन ही बोलते हैं। ठीक है। तो पायोन्स बोल रहे हैं, इसका मतलब तीनों आ जाएंगे, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। ठीक है। स्पेशली पाई प्लस मेसॉन बोला हुआ है तो एक पाई प्लस मेसॉन ही है। ठीक है। और के मेसॉन्स को बोलते हैं कायोन्स, के प्लस एंड के जीरो। ठीक है। अब एक चीज इसमें ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं ना पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, यहाँ पर आप के प्लस, के माइनस, के जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है। क्योंकि के माइनस
पार्टिकल नहीं है, एंटी पार्टिकल है। मिटा दूंगे, अपने आप बना लेंगे नोट्स, तो वही तो वो ले लिया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पाई मेसोन है, उसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, जैसे प्रॉपर्टीज लिख लीजिए या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। लाइटेस्ट मेसोन पार्टिकल्स आर पाई मेसोन, और बोल सकते हैं इनको पाई। ठीक है, पॉवेल कोई साइंटिस्ट थे, पॉवेल फर्स्ट डिस्कवर्ड चार्ज पाई प्लस एंड पाई माइनस एंड पाई 0. Here pi minus is anti-particle is anti-meson of pi plus, and pi 0 is its own anti-particle. अच्छा, आप ये बताओ, पाई मेसोन पार्टिकल इससे पहले आपने कहीं पढ़े हैं क्या? कुछ पढ़े से लग रहे हैं क्या? इसी साल पढ़े? इतने कॉन्फिडेंस में? न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं बताए थे मैंने? पाई मेसोन थ्योरी फर्स्ट यूनिट में, हाँ, पाई मेसोन थ्योरी। Pi 0 is its own anti-particle. The spin of all pions is, ठीक है, वैसे तो ये बोसोन पार्टिकल है, तो इनका जो स्पिन है सबका क्या हो सकता है, सॉरी, इंटीजर फॉर्म में हो सकता है, मतलब 0 1 2 3, बट जो पायोन्स होते हैं उनका तीनों का ही स्पिन 0 ही होता है। ठीक है, and they part in the strong interaction. The strong interaction as well as weak and electromagnetic interaction. आपको वैसे ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का और वीक इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या है, वीक इंटरेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कोई एलिमेंट्री पार्टिकल की रिएक्शन हो रही है पाई 0 से, ठीक है, इस तरीके से पाई 0 ब्रेक हो रहा है गामा प्लस गामा में, तो इस रिएक्शन में कैसे कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? वैसे तो ये तीनों इंटरेक्शन अभी मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी, बट अभी इतना समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब है कि उस रिएक्शन को होने में बहुत कम टाइम मिलता है, जैसे 10⁻⁻⁻5 सेकेंड लगता है किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में। जैसे ये पाई 0 जो है ब्रेक होकर इसमें चेंज हुआ, तो मान लीजिए इतना टाइम लगा, ठीक है, और कोई दूसरी रिएक्शन है जिसमें टाइम लगा 10⁻⁻14 सेकेंड, तो आपको पता है 10⁻⁻25 ज्यादा है या 10⁻⁻14 ज्यादा है? ज्यादा कौन सा है? -14 ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब यदि टाइम इतना लगता है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, 10⁻⁻14, तो ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब वो एक वीक इंटरेक्शन है।
और किसी रिएक्शन को होने में बहुत जल्दी से फटाफट वो रिएक्शन होती है क्विकली, तो इसका मतलब वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कोई रिएक्शन को होने में बहुत कम टाइम लग रहा है, 10⁻⁻25 कम टाइम मतलब बहुत क्विकली, तो वो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, और ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत स्लो है वो रिएक्शन, दैट मीन्स वीक इंटरेक्शन। और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। उसका मतलब ये होता है कि किसी रिएक्शन में कहीं पर भी गामा फोटोन आ जाए ना, गामा फोटोन क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होती है, तो किसी भी रिएक्शन में गामा फोटोन आ जाता है तो वो क्या होगा, ईएम इंटरेक्शन। गुड मॉर्निंग। गामा फोटोन आता है तो वो ईएम इंटरेक्शन, जैसे ये ईएम इंटरेक्शन है। किसी रिएक्शन को होने में कम टाइम लगता है, इसका मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, स्लो है तो वीक इंटरेक्शन, और मतलब बहुत क्विकली हो रही है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, तो जो पाई मेसॉन्स होते हैं उनका वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, रिएक्शन में भी वो पार्ट लेते हैं, एज वेल एज वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इनके तीनों के एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। जैसे ईटा मेसॉन जो है ना, आपके कुछ काम नहीं आएगा वैसे ज्यादा, पाई मेसॉन एंड के मेसॉन ये याद रखने हैं। तो पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो, तीनों की एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। पाई प्लस, म्यू प्लस एंड पाई माइनस, म्यू माइनस एंड और पाई जीरो गामा फोटोन। तो देखो पाई प्लस, इसमें टाइम लगता है, मीन लाइफ जैसे लिख लेते हैं, इस रिएक्शन के लिए मीन लाइफ होता है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, और इसके लिए टाइम लगता है 8.4 इंटू 10⁻⁻17 सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गामा फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। यहाँ पर तुम्हें गामा फोटोन दिख जाए वो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बहुत कम टाइम लग रहा है, 10⁻⁻8, -8 का मतलब तो बहुत कम हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन होती है वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब पाई मेसॉन आपके एक और लिख सकते हैं, पाई मेसॉन्स आर कैरियर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में बताया था मैंने पाई मेसॉन थ्योरी, जैसे न्यूट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन, एक ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, ऊपर वाले से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ईएम और उसके बाद वीक। वही तो तुम लेट आए हो ना क्लास में। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, तो बहुत कम टाइम मतलब कम, बहुत जल्दी होगी वो रिएक्शन, क्विकली होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। तुम्हारे 17 ज्यादा हो गया ना, माइनस में वैल्यू ज्यादा है तो कम हो गया ना टाइम। अच्छा एक सेकेंड रुको, स्ट्रॉन्ग मतलब टाइम कम लगेगा, 10⁻⁻8। तो यहाँ टाइम कम लग रहा है ना, और स्ट्रॉन्ग होगा। कहाँ टाइम ज्यादा है, कम हो गया, 10⁻⁻17, 10⁻⁻17 कम हो गया ना, स्ट्रॉन्ग से भी कम हो गया। तो बट यहाँ पर मैंने ये बताया था कि किसी भी रिएक्शन में यदि गामा फोटोन आ जाता है वहां पर तो ईएम इंटरेक्शन ही होगा, क्योंकि गामा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होती है। तो जहां पर भी गामा फोटोन आ जाए वहां पर तुम्हें ईएम इंटरेक्शन ही लिखना है। तो इसका मतलब तो ईएम इंटरेक्शन को कंप्लीट होने में और कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ईएम इंटरेक्शन इससे ज्यादा क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया।
होना तो यही चाहिए। -7 तो नहीं है कहीं? नहीं, 70 नहीं है। ये चारों इंटरेक्शन एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तब वहां और क्लियर कर लेंगे। पर इस चीज को याद रखना है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। Pions are carrier particle of nuclear force and process of nuclear force can be understood by the pion exchange. Ions particle are carrier particles of nuclear force and the process of nuclear force can be understood by pi exchange मेसन थ्योरी आपको ऑलरेडी बताई हुई है। जो मैंने न्यूक्लियर फोर्स बताए थे ना, न्यूक्लियर फोर्स में क्या बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन का बीच तो, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल है, बट प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे तो कूलाम रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस का एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज प्रोटॉन पार्टिकल के बीच में क्या लगेगा, कूलाम। ये मैं फर्स्ट यूनिट में बता चुकी हूँ वैसे, कूलाम रिपल्सन फोर्स। तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट इसके अलावा इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कि ये न्यूट्रॉन पार्टिकल जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो न्यूक्लियर फोर्स इनके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या फिर न्यूट्रॉन के बीच में, तीनों ही कंडीशन में उसका जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो सेम होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों के बीच में सेम अमाउंट का होता है। और वो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इस कूलाम रिपल्सन की कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो है न्यूक्लियस आपका एडजस्ट करता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलाम रिपल्सन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम अमाउंट का न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। अब जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है इनके बीच में, वो क्यों लगता है, रुको एक सेकंड, न्यूक्लियर फोर्स आपने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के अंदर ही तो होते हैं। अब वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि न्यूट्रॉन के सबसे नियरेस्ट प्रोटॉन ही होगा, ऐसा भी हो सकता है प्रोटॉन के नियरेस्ट अब दूसरा प्रोटॉन हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है,
साथ में प्रोटॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ये दोनों, इनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता न्यूक्लियर फोर्स कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है, कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। और क्या न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही लगता है। क्या आप प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हो आप? ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, आपको पता है। इन दोनों के बीच में कूलाम फोर्स लगेगा, कूलाम रिपल्सन भी लगेगा, बट दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी तो लगेगा। और न्यूक्लियर फोर्स क्या है? एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कूलाम रिपल्सन के फोर्स की कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये मतलब दूर नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। और न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में क्यों लगता है, उसके लिए मैंने आपको पाई मैसन थ्योरी बताई थी, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। पाई मैसन्स पार्टिकल्स आर कैरियर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एंड प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय पाई एक्सचेंज थ्योरी। बिकॉज ये पाई न्यूक्लियर फोर्स क्यों लगता है, ये जो पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, ये क्या है, पाई मैसन एक्सचेंज करते हैं आपस में। ये इसको पाई प्लस देगा, फिर ये इसको, मतलब इनमें पाई मैसन का एक्सचेंज होता रहता है। अब आप पढ़ना फर्स्ट यूनिट, दोबारा थोड़ी बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मैसन पार्टिकल्स कंप्लीट हो गए। पता नहीं कितनी रह गई है। तो अब सभी पार्टिकल्स आपने डिस्कस कर लिए, लेप्टॉन पार्टिकल, मैसन पार्टिकल और हेड्रॉन्स। मतलब हेड्रॉन्स में मैसन भी पढ़ लिया आपने, बेरियन भी पढ़ लिया, और उस बेरियन में हाइप्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। याद तो हो गई ना? एक बार और लिखाऊं मैं, इसीलिए बार बार लिखती रहती हूँ, जैसे तुम्हें मैं बार बार इसीलिए लिखती हूँ, जैसे वो कभी तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन डिवाइड किया है लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिवाइड किया था लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद हेड्रॉन्स में मैसॉन्स और इधर बेरियंस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इसको न्यूक्लियॉन्स एंड हाइड्रॉन्स। ठीक है, अच्छा रिजॉइन करो, कोई है?